प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने मुख्यतया 3 उपागम दिए हैं। नंबर 1 उदारवादी उपागम, नंबर 2 नव उदारवादी उपागम, नंबर 3 मार्क्सवादी उपागम। तो आज हम मार्क्सवादी उपागम की चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं तीनों ही जो उपागम है वो आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तीसरा उपागम ले रहे हैं, मार्क्सवादी उपागम। यहाँ मैंने नोट किया है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है बेटा, चूंकि यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर दृष्टिकोण, सिद्धांत, उपागम तो इनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, जबकि यहाँ पर पर्यायवाची रूप में इनका प्रयोग किया गया है। इसलिए आज हम मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। अब मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा करें उससे पहले आपको ध्यान देना है, नोट करेंगे हम मार्क्सवादी सिद्धांत। 2 बातें लेंगे आज हम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार। ये 2 बातें आज हम लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार, ये 2 बातें आज हम बताएंगे। लेक्चर नंबर ये 35 होगा और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी उपागम। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहना चाहता है, जैसा कि मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया भी है, कि मार्क्सवादी सिद्धांत समाजवाद के विस्तार के बाद इस युग के समापन की बात करता है। किस युग के समापन की बात करता है? पूंजीवादी युग के। मतलब ये जो मार्क्सवादी उपागम सिद्धांत है ये पूंजीवादी व्यवस्था का समापन चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ केवल एक देश के स्तर पर नहीं होगी, राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा होगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा होगा। इसलिए तो कार्ल मार्क्स ने अपने घोषणा पत्र में, एंजल्स ने भी अपना घोषणा पत्र में, सामाजिक घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप में कहा है कि विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास खोने के लिए तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं, तुम्हारी दास्ता है, तुम्हारी गरीबी है, और इसको तो तुम्हें तोड़ना ही है। और जब पूरी दुनिया के मजदूर श्रमिक एक होंगे तो ऐसी स्थिति में फिर इनका कहना है कि पूंजीपतियों का सफाया होकर रहेगा, और जब पूंजीपतियों का सफाया हो जाएगा तो पूरी दुनिया के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। और जैसे समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो वहां पर कोई वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत का कहना है कि चाहे किसी भी युग की बात करें, प्रत्येक युग के अंतर्गत वो वर्ग रहे हैं, एक शोषक दूसरा शोषित। क्या? एक शोषक दूसरा शोषित। फिर यह चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, सभी जगह 2 वर्ग रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो यहां पर भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि 2 ही वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इसका वास्तविक रूप में मालिक होता है, जबकि दूसरा वर्ग होता है जो वास्तविक रूप में गरीब होता है, जिसके पास, मतलब मैं कहूँगा कि उत्पादन के साधन नहीं होते, जो कि साधनहीन होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बात लागू होती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसी लागू होगी? वास्तविक रूप में जो विकसित देश हैं, जो कि वास्तविक रूप में पूंजीपति हैं, अर्थात एक तरफ पूंजीवादी देश है जिनके पास संपत्ति का प्रभुत्व है, उत्पादन के साधनों का प्रभुत्व है, और दूसरी तरफ अविकसित देश हैं जिनके पास वास्तविक रूप में संपत्ति का अभाव है, साधनहीन है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से 2 ही वर्ग बन जाते हैं। एक तरफ विकसित देश जिसे कि पूंजीवादी वर्ग कहा जाएगा, दूसरी तरफ यस अविकसित देश जिसे कि वास्तविक रूप में हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। अगर मार्क्सवाद की शब्दावली ली जाए तो वास्तविक रूप में यहाँ मार्क्सवादी शब्दावली में दोनों वर्गों को, शोषक और शोषित को, 2 नाम दिए गए हैं, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग पूंजीपति वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग मजदूर और श्रमिक होते हैं। सर्वहारा में कौन होता है? मजदूर और श्रमिक होते हैं। तो यह मार्क्सवादी जो चिंतन है, मार्क्सवादी विचारधारा है, जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, माओ हैं
और भी दुनिया भर के। तो इन सभी ने कहा कि वास्तविक रूप में अगर पूरे इतिहास की चर्चा की जाए तो पूरा इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इनका कहना है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया है वैसे वैसे वास्तविक रूप में आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण न केवल राष्ट्रीय राजनीति को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी वास्तविक रूप में इस वर्ग संघर्ष के आधार पर समझाने का प्रयास करता है। यह है सामान्य से रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत या उपागम। अब इसकी एक एक बात को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, नंबर 1, इनके मत में, किन के मत में? मार्क्सवादियों के मत में। मार्क्सवादी मीन्स कार्ल मार्क्स है, एंजिल्स है, लेनिन है, माओ है। लेनिन के विचारों के ऊपर मैं अलग से इसके बाद में ही लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो इनके मत मतलब मार्क्सवादी जो विचारक हैं इनके अनुसार या इनके मत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। इस सेंटेंस को नोट कीजिएगा, इसमें सारी बात आ गई। क्या? इनके मत में। किसके मत में बेटा? मार्क्सवादियों के मत में। मार्क्सवादी कौन है? कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, यस, लेनिन, माओ, ये मुख्य हैं। बाकी और भी दुनिया भर के हैं। अगर हम नव मार्क्सवादियों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दुनिया भर के विचारक हैं। मैं नव मार्क्सवाद के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मार्क्सवादियों के मत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। मतलब यहाँ मार्क्सवादी सिद्धांत या उपागम ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। अभी वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है तो यहाँ वर्ग कौन कौन है बेटा? 2 वर्ग हो गई। चूंकि यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्क्सवादी 2 वर्ग बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 वर्ग बता रहे हैं। यस, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 वर्ग कौन से हो गए? एक तरफ पूंजीवादी देश, दूसरी तरफ अविकसित देश, गरीब देश, शोषित देश, साधनहीन देश है। तो एक तरफ कौन हो गए? शक्तिशाली, संपत्तिशाली, प्रभुत्वशाली जिनका प्रभाव है, और दूसरी तरफ कौन है? साधनहीन है, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अविकसित देश हैं। तो यहाँ ये एक प्रकार से 2 वर्ग हो गए, एक तरफ विकसित देश, दूसरी तरफ अविकसित देश। तो मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तविक रूप में वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। और 2 वर्ग कौन से हो गए? एक तरफ विकसित देश, पूंजीपति देश, पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश, और दूसरी तरफ अविकसित देश। तो इन दोनों के बीच में वास्तविक रूप में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष का ही विस्तृत रूप है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये कौन कहते हैं? ये मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसमें पूंजीपति देश, किसमें बेटा? पूंजीवादी व्यवस्था में। इसमें पूंजीपति देश गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिए युद्धों तथा विस्तारवाद की नीतियों को अपनाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मार्क्सवादी जो विचारक हैं, मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, मार्क्सवादी जो उपागम है, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, उसका कहना है, क्या कहना है कि इसमें मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में। किसमें बेटा? पूंजीवादी व्यवस्था। क्योंकि मार्क्सवादियों का मूल जो मंतव्य है, गंतव्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य, वो क्या? पूंजीवादी व्यवस्था का समूल नाश करना, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना। मार्क्सवादियों का जो अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है, वो क्या है? एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये वर्ग विहीन, राज्य विहीन, राज्य विहीन समाज की, राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं, राज्य को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। क्या? वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूंजीवादी विचारकों का, पूंजीवादी सिद्धांत का, पूंजीवादी दृष्टिकोण का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? नोट करेंगे, राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना। चूंकि जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जब कोई वर्ग नहीं रहेगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप में कहा जाएगा कि राज्य की भी कोई जरूरत नहीं है। वर्ग समाप्त हो गए, वर्ग समाप्त हो गए तो वर्ग संघर्ष समाप्त होगा, वर्ग संघर्ष समाप्त हो गया तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य का जन्म ही वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है। इसलिए जब वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं होगी। इसलिए इनका अंतिम जो गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य वो क्या है? राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना। ये नोट करेंगे आप।
राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करने इनका लक्ष्य है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था का ये समूल नाश करना चाहते हैं कौन? मार्क्सवादी विचारक। ठीक है बेटा, तो अब इसको ये ध्यान रखना है। पूंजीपति देश गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिए युद्धों तथा विस्तारवाद की नीतियों को अपनाते हैं। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए, जैसे राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो साधन संपन्न होते हैं, जिनका उत्पादन के साधनों के ऊपर अधिकार होता है, वो वास्तविक रूप में जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका शोषण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो विकसित देश होते हैं, पूंजीपति देश होते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश होते हैं, वो अविकसित देशों का, गरीब देशों का शोषण करते हैं और वास्तविक रूप में क्या करते हैं? युद्ध तथा विस्तारवाद की नीतियों को अपनाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जो शक्तिशाली राष्ट्र राज्य होता है, वो जो शक्तिहीन साधनहीन राष्ट्र होता है उसके साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हैं तो निश्चित है युद्ध में उसकी हार होती है तो फिर वो अपनी सीमाओं का विस्तार भी करते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा, अब इस समस्या का समाधान क्या हो कि भाई विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का शोषण नहीं करें, विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का शोषण नहीं करें। इसका समाधान क्या होता है? इसका समाधान क्या बताते हैं ये मार्क्सवादी सिद्धांत? समस्या का समाधान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी समुदाय का निर्माण। नोट करें बेटा, समस्या का समाधान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी समुदाय का निर्माण। मतलब इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया हो जाए, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए, और इसके लिए ये आगाह करते हैं पूरी दुनिया के मजदूरों को, श्रमिकों को, और कहते हैं कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास खोने के लिए है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं, तुम्हारी दास्ता है, तुम्हारी गुलामी है, तुम्हारी गरीबी है, और इसको तो तुम्हें त्यागना है, इसको तो तुम्हें छोड़ना है, इन बेड़ियों को तुम्हें काटना है। इसलिए तुम एक हो जाओ, और जैसे तुम एकजुट हो जाएंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में साम्यवादी समुदाय का निर्माण होगा, और साम्यवादी समुदाय का निर्माण होगा तो यहाँ पर किसी भी रूप में कोई वर्ग नहीं होगा, सभी समान होंगे, सभी समान होंगे तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है फिर युद्ध नहीं होंगे, विस्तारवाद की नीति भी नहीं अपनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां जैसे शोषण, विस्तारवाद, असमानता, युद्ध न हो। मतलब यहाँ इस समस्या का समाधान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी समुदाय का निर्माण। ये मार्क्सवादी विचारक कह रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था की जो बुराइयां हैं, चूंकि जो साम्यवादी समुदाय का निर्माण जब हो जाएगा, साम्यवादी व्यवस्था की जब स्थापना हो जाएगी तो उसके अंतर्गत क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था की जो बुराइयां हैं, बेटा नोट करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां क्या हैं? शोषण, विस्तारवाद, असमानता, युद्ध। फिर से बोल रहा हूं, पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां क्या हैं? शोषण, विस्तारवाद, असमानता और युद्ध। तो ये वास्तविक रूप में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होने पर ये बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट, जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर दो वर्ग अमीर गरीब के बीच संघर्ष रहता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवादी राज्यों और गरीब शोषित राज्यों के बीच में संघर्ष रहता है। आगे ना दोनों बात, मतलब यहाँ हम राष्ट्रीय राजनीति को भी मार्क्सवादी सिद्धांत से समझ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी मार्क्सवादी सिद्धांत से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंतर्गत दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है, दूसरा गरीब होता है। अमीर कौन होता है? जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, साधन संपन्न होता है। गरीब कौन होता है? जो साधनहीन होता है, जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, जिसके पास संपत्ति नहीं होती है। तो वास्तविक रूप में अमीर और गरीब के बीच में क्या है? संघर्ष लगातार चलता रहता है। चाहे किसी भी युग की बात की जाए, दास अवस्था की बात की जाए, सामंतवादी अवस्था की बात की जाए, पूंजीवादी अवस्था की बात की जाए, तो इन तीनों युगों में वास्तविक रूप में वर्ग संघर्ष रहा है। हाँ, मार्क्सवादी सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं तो जो प्रारंभिक अवस्था थी, आदिम अवस्था में वास्तविक रूप में संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, वहाँ पूर्ण रूप में समानता थी, एक प्रकार से साम्यवादी था। तो उसी ही अवस्था को ये लाना चाहते हैं कौन? मार्क्सवादी विचारक। ठीक है बेटा, तो यहाँ नोट करेंगे, जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर दो वर्ग अमीर गरीब के बीच संघर्ष रहता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवादी राज्यों, विकसित राज्यों, क्या पूंजीवादी राज्यों, विकसित राज्यों और गरीब शोषित राज्यों या अविकसित राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में यहाँ बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। तो ये वर्ग संघर्ष में किस किस के बीच में दो वर्ग कौन हो गए? एक तरफ पूंजीवादी राज्य हो गए, पूंजीपति देश हो गए, विकसित देश हो गए, दूसरी तरफ अविकसित देश हो गए, गरीब देश हो गए। तो इन दोनों के बीच में ये संघर्ष चलता रहता है। कारण क्योंकि पूंजीवादी देश
विकसित देश अविकसित देशों का लगातार शोषण करते हैं और इसके लिए ये युद्ध और विस्तारवाद की नीति को अपनाते हैं। नेक्स्ट एक विद्वान है एंटोनियो ग्राम्सी, बेटा ध्यान दें, एंटोनियो ग्राम्स्की, इन्होंने अपना एक लेख लिखा है पूंजीवाद के वर्चस्व। ध्यान दें, अपना एक लेख लिखा है पूंजीवाद के वर्चस्व। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। इस लेख के अंतर्गत इन्होंने ग्राम्स्की ने इस लेख के अंतर्गत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा, अब ध्यान दें आप, एंटोनियो ग्राम्सी ने अपने लेख पूंजीवाद के वर्चस्व के अंतर्गत, आप नोट करेंगे, एंटोनियो ग्राम्सी ने अपने लेख पूंजीवाद के वर्चस्व के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा को प्रेरित बताया। क्या? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा को प्रेरित बताया। मतलब एंटोनियो ग्राम्सी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं। और मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के संरचनावादी मानदंड, ये भी नोट करना है। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के संरचनावादी मानदंड हैं। यह भी आपको नोट करना है, जो कि यथार्थवादी और उदारवादियों, मैंने ये यथार्थवाद उदारवाद अपलोड कर दिया है, जो यथार्थवादी और उदारवादियों के राज्य संघर्ष या सहयोग के दृश्य को अस्वीकार करते हैं और इनके बजाय ये आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये केवल आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह बात आपको नोट करनी है। इसका मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, यह सिद्धांत किससे प्रेरित हुआ है? एंटोनियो ग्राम्सी से, और इसके लेख पूंजीवाद के वर्चस्व से। ये बात आपको नोट करनी, इसलिए मैंने ये बात यहाँ नोट की। अब मार्क्सवादी सिद्धांत को और भी अच्छे से समझना है तो ध्यान दें। वास्तविक रूप में मार्क्सवादी जो व्यवस्था है, मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, मार्क्सवादी जो उपागम है, वह वास्तविक रूप में जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को तो आधार मानता है, और जो राजनीति है, कानून है, धर्म है, संस्कृति है, उसको अधिरचना मानता है। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही आधार में परिवर्तन आएगा, मतलब आर्थिक संबंधों में, उत्पादन के साधनों में जैसे ही परिवर्तन आएगा, वैसे ही राजनीति में, धर्म में, कानून में परिवर्तन आएगा। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा अर्थव्यवस्था को आधार मानती है और राजनीति को, धर्म को, संस्कृति को अधिरचना मानती है। ये बात भी आपको नोट करनी है। एक बात तो ये होगी। इसके बाद में यहाँ मैंने लिखा सृष्टि का तत्व। वास्तविक रूप में सृष्टि के जो मूल तत्वों की बात आती है तो हीगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना को मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ को मानता है, भौतिक पदार्थ को मानता है, जड़ को मानता है। मतलब जड़ और चेतन, चेतन हीगल मानता है और जड़ कौन मानता है? कार्ल मार्क्स। अर्थात कार्ल मार्क्स जो सृष्टि का मूल तत्व है उसको हम कहेंगे कि जड़ या भौतिक पदार्थ को मानता है, जबकि हीगल चेतना को मानता है। जबकि भारतीय दर्शन की बात की जाती है तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत वास्तविक रूप में सृष्टि के ये दोनों ही जो तत्व हैं मूल हैं। कौन कौन से? जड़ और चेतन, क्योंकि चेतना के बिना जड़ नहीं और जड़ के बिना चेतना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये सृष्टि का मूल तत्व माना है, इन्होंने किसको माना है? जड़ को माना है। जड़ मीन्स अर्थव्यवस्था को माना है, धन को माना है, पूंजी को माना है। ठीक है बेटा, तो ये बात मैंने आपको समझा दी है कि मार्क्सवादी सिद्धांत समाजवाद के विस्तार के बाद इस युग का, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के युग का समापन मानता है। इसका कहना है कि जैसे समाजवाद की स्थापना हो जाएगी वैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप के रूप में देखते हैं। ये बात मैंने प्रथम सेंटेंस में भी बताई है, क्या कि मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप के रूप में देखते हैं। मतलब मार्क्सवादी वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ग संघर्ष के रूप में देते हैं। और इस वर्ग संघर्ष के अंतर्गत दो वर्ग कौन हो गए? एक तरफ पूंजीवादी देश, दूसरी तरफ जो अविकसित देश है, गरीब देश है वो। तो ये दोनों वर्ग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आप इधर आइए। अब ये बात तो क्लियर होगी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत क्या है। आप नोट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत, तो ये तो मार्क्सवादी मत हो गया। अब इधर दूसरी बात लेंगे हम, मार्क्सवादी
दृष्टिकोण के आधार, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार क्या हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधारों को मैं 5 बिंदु के माध्यम से समझाऊंगा, नोट करेंगे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनेक दार्शनिक सिद्धांतों, धारणाओं एवं मान्यताओं पर आधारित है। मतलब ये मान्यताएं कुछ ऐसी जिन मान्यताओं के ऊपर वास्तविक रूप में मार्क्सवादी दृष्टिकोण आधारित है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करते हैं। अर्थात यहाँ जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करते हैं। भौतिक तत्व मीन्स वही बात आ गई, या पूंजी की बात आ गई, उत्पादन के साधनों की बात आ गई, कि जिसके पास पूंजी होती है, जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, वह ही वास्तविक रूप में प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, और जो साधनहीन होता है वह वास्तविक रूप में क्या होता है, एक प्रकार से वो गरीब होता है, उसका शोषण किया जाता है। तो वास्तव में शोषक और शोषित, शोषक और शोषित, तो यहाँ पर भी ये हम कहेंगे कि दो ही वर्ग बन गए। शोषण जो करने वाले देश हैं वो कौन है, विकसित देश है, और जिनका शोषण किया जाता है वो कौन है, यस, अविकसित देश है, गरीब देश है, साधनहीन देश है। दूसरा है, दो आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष एक ऐतिहासिक तथा शाश्वत सत्य है। मार्क्सवादी सिद्धांत का दूसरा आधार ये है कि वास्तविक रूप में ये दो आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष को एक ऐतिहासिक तथा शाश्वत सत्य मानते हैं। इनका कहना है कि इतिहास का चाहे कोई भी युग क्यों ना रहा हो, वास्तविक रूप में प्रत्येक युग में दो ही वर्ग रहे हैं, एक शोषक दूसरा शोषित, एक साधन संपन्न दूसरा साधनहीन, एक धनवान दूसरा गरीब। आप इसको किसी भी शब्दावली में समझोए, लेकिन वास्तविक रूप में वर्ग दो ही रहे हैं, यह बात मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है। तीसरा है, साम्राज्यवादी बुर्जुआ देश, बुर्जुआ मीन्स बेटा, बुर्जुआ किसको कहते हैं, पूंजीपतियों को, और सर्वहारा यस, मजदूर श्रमिक को। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ मार्क्सवादी शब्दावली में जो पूंजीपति होते हैं उसको बुर्जुआ कहा जाता है, और जो मजदूर श्रमिक है उसको सर्वहारा कहा जाता है, ये याद रखना है। तो साम्राज्यवादी बुर्जुआ देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, ध्यान दें। इसका तीसरा जो आधार है क्या है, ये कहते हैं कि साम्राज्यवादी बुर्जुआ देश मतलब पूंजीपति देश आपसी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं। मतलब ये आपस में कलह करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये इकट्ठे रहते हैं। अब जरा समझिएगा, वैसे ये जो पूंजीवादी देश है, पूंजीपति देश आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कलह होती है, संघर्ष होता है, लेकिन ये वास्तविक रूप में क्या करते हैं, विकासशील देशों पर नियंत्रण रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, दो वर्ग बन गए, एक तरफ पूंजीपति देश, दूसरी तरफ जो गरीब देश है, या एक तरफ विकसित देश, दूसरी तरफ अविकसित देश, दो वर्ग ही बन गए। तो डेफिनेटली यहाँ ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्ग होते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दो ही वर्ग होते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। चौथा है, समाजवादी राज्य शक्तिशाली बनते हैं। मतलब ये मार्क्सवादी कहते हैं कि समाजवादी राज्य शक्तिशाली बनते हैं। मार्क्सवादियों की घोषणा है कि शोषण को उखाड़ फेंकना चाहिए। मतलब यहाँ इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था तभी समाप्त होगी जबकि विश्व के मजदूर एक हो जाएंगे, पूरी दुनिया के मजदूर श्रमिक एक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाएगा, और जब पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाएगा तो ऐसी स्थिति में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मार्क्सवादी ने घोषणा की है, क्या घोषणा की, कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर है तुम्हारे पास खोने के लिए तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं, दास्त है, गरीबी है, और इसको तो तुम्हें खोना है, इसको तो तोड़ना है, त्यागना है। घोषणा की कि शोषण को उखाड़ फेंकना चाहिए। मतलब मार्क्सवादी स्पष्ट रूप में कह दिया कि विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, और तुम्हें वास्तविक रूप में जो पूंजीपतियों के द्वारा, विकसित राष्ट्रों के द्वारा अविकसित राष्ट्रों का जो शोषण किया जा रहा है उसको उखाड़ फेंकना है, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। और पांचवा है, वर्तमान में पूंजीवादी बुर्जुआ राज्य, जरा गौर कीजिएगा, वर्तमान में पूंजीवादी बुर्जुआ राज्य, पूंजीवादी बुर्जुआ राज्य मतलब जो पूंजीपति देश हैं, बुर्जुआ राज्य तीसरी दुनिया के देशों के लोगों पर नव उपनिवेशवाद द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, वर्तमान में पूंजीवादी बुर्जुआ राज्य तीसरी दुनिया के देशों के लोगों पर नव उपनिवेशवाद द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। वास्तविक रूप में उपनिवेशवाद के अंतर्गत तो क्या होता था, सैनिक शक्ति के माध्यम से पूंजीपति देश, पूंजीवादी देश अविकसित देशों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है कि आर्थिक शक्ति के आधार पर जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। फिर से कह रहा हूँ, आर्थिक शक्ति के बल पर विकसित देश अविकसित देशों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा, अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ अंत में मैंने लिखा है, साम्यवादी घोषणा पत्र में
स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अगर इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है तो विश्व के मजदूरों को एक होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि साम्यवादी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप में लिखा है कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास खोने के लिए है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां, गरीबी और दास्ता है, इसे तो तुम्हें खोना है, त्यागना है, तोड़ना है, काटना है। अंत में मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, नोट करें, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूंजीवादी, समाजवादी, तीसरी दुनिया के समाजवादी समर्थक देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहते हैं। मतलब मार्क्सवादी क्या करते हैं, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूंजीवादी, गौर कीजिएगा, पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरी दुनिया के जो समाजवाद के समर्थक हैं, देश हैं, समाजवाद के समर्थक देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहते हैं। मतलब ये इनके बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहते हैं और संबंधों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट रूप में कह देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वर्ग संघर्ष का विस्तृत रूप है। एक तरफ विकसित राष्ट्र हैं, दूसरी तरफ अविकसित राष्ट्र हैं। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ लिखा है, लास्ट में जरा गौर कीजिएगा, अब इधर आएंगे यहाँ से, वास्तविक रूप में ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, आप पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत देख सकते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है। कहाँ देखेंगे, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्ले लिस्ट में देखेंगे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य आदि, मीन्स यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने विशेषकर 5 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष आदि, फिर से बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष आदि धारणाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का समर्थन करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ जो मार्क्सवादी हैं वो मार्क्सवादी कौन कौन है, जैसे कार्ल मार्क्स है, एंजिल्स है, लेनिन है, माओ है। तो मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य आदि धारणाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि इसके आधार पर वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है और किया जा सकता है। और अंतिम निचोड़ यही निकलता है, क्या निकलता है कि जिस प्रकार से, यहाँ मैंने नोट भी किया है, कि जिस प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंतर्गत 2 वर्ग होते हैं, अमीर गरीब, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पूंजीवादी राज्यों और गरीब शोषित राज्यों, या दूसरी तरफ कह सकते हैं विकसित राज्यों और अविकसित राज्यों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। यही मार्क्सवादी सिद्धांत का मूल कहना है। और इसका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वास्तविक रूप में ये वर्ग संघर्ष चलता रहेगा, और जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो कोई वर्ग नहीं होगा, सब समान हो जाएंगे, सभी राष्ट्र राज्य, सभी देश समान हो जाएंगे, तो वहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी के ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया मार्क्सवादी सिद्धांत। हाँ, अंत में मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मार्क्सवादी सिद्धांत की जब बात आती है तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो एक ही लक्ष्य क्या है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर भी ये इसी बात को लागू करना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश हैं, या जो विकसित देश है, दूसरी तरफ जो अविकसित देश है, गरीब देश है, उनके अंतर्गत पूर्ण समानता स्थापित हो जाएगी और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, पूर्ण रूप में समानता स्थापित हो जाएगी। जब पूर्ण रूप में समानता स्थापित हो जाएगी तो युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे, विस्तारवाद की नीति भी समाप्त हो जाएगी। ये है मार्क्सवादी सिद्धांत का कहना, या मार्क्सवादी चिंतकों का कहना, या मार्क्सवादी विचारकों का कहना, या मार्क्सवादी दर्शन का कहना है ये। तो ये हो गया आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादियों का मत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार। 2 बातें लिए, क्या क्या बेटा, फिर से बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत, नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी मत, और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार। आज हमने ये 2 बातें आपको समझाई है, 1, 2, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अभी मार्क्सवादी सिद्धांत के ऊपर हम लगभग 2 लेक्चर अपलोड और करेंगे, और लेनिन के जो विचार है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मार्क्सवादी उपागम से कैसे समझें, यह बात मुझे पूरा विश्वास है
आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।